गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर रेसिप्रोकेशन के बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरा अभी तक 8 वीडियो हो चुका है और ये मेरा 9वां वीडियो है। और वीडियो में बने रहने के लिए आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मालूम चलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं मैथ के प्रति। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फिर लाया। जैसे कि ये सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है और इसी के आधार पर आप सारे क्वेश्चन को आप तोड़ लेंगे, बिल्कुल आसान कर लेंगे, बिल्कुल इजी कर लेंगे और एक नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कहता है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 46 और 20 रुपए की हानि होती है, तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा। मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कोई भी वस्तु को अगर हम इकट्ठे हैं, उसका मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब उसको हम तोड़ देते हैं तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक क्या होता है, कम हो जाता है। पहले यहाँ पे बात समझने की है, ठीक है ना। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आप कंसेप्ट पर हावी हो सकते हैं, अन्यथा वंचित हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के प्रति कि मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे कि लकड़ी का टीला ही लेते हैं। एग्जाम्पल दौरान मैं लकड़ी का टीला को मैंने लिया। अगर लकड़ी का टीला अगर पूरा है, बहुत पूरा सिला टाइप का है और उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन उसको कटिंग कर देंगे, अगर उस टुकड़े को 4, 5, 6 भागों में बांट देंगे, अपने से कटिंग कर देंगे, तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हो सकता है कि मे बी मुझे जो जरूरत था वो चीज उस लकड़ी से हम नहीं बना पाएंगे। कटने के बाद हो सकता है कि उसका यूज हम नहीं कर पाए। अगर मानते हैं कि बहुत बड़ा टीला है तो हम अपने अकॉर्डिंग टू उसको अलग अलग अपने हिसाब से, काम के हिसाब से मैं अलग अलग में टीला में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन पहले से कन्वर्ट है, हो सकता है कि वो जरूरी मुझे नहीं पड़े। जब जरूरी नहीं पड़ेगा तो उसका कीमत ऑटोमेटिक क्या होगा, कम लग जाएगा। सोने की, चांदी की बात करें, हीरे की बात करें, तो वो टूटने के बाद में ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका वैल्यू कम होता है। अगर फैमिली की बात करें, अब फैमिली में अगर 3-4 भाई हैं, इकट्ठे हैं, तो आपका वैल्यू, वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप डिवाइड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वेट क्या होगा, कम होगा। आपको आज मानते हैं कि आपके पड़ोसी से झगड़ा झंझट हो रहा है, ठीक है। अगर मानते हैं झगड़ा झंझट होता है, आप इकट्ठे हैं, तो कोई जल्दी आपके घर से जल्दी आपसे बोलेगा नहीं। जल्दी बोलने का मतलब है ये झगड़ा झंझट मोलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप मेजोरिटी में हैं। जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति हमला कर सकता है। हमला करेगा तो आपकी भाई कहेगा, क्योंकि आप अलग हो चुके हैं, तब विवाद होगा ही अपने भाई में। जब आपका अगर भाई पर अटैक कोई करता है, पड़ोसी करता है, तो आप क्या कहेंगे, साले कि ठीक किया है, 2 लाख और मारा तो अच्छा रहता। ये जरूर कहेगा, अरे ह्यूमन नेचर है, कहेगा ही, क्योंकि आप अलग हो चुके हैं। दूसरी बात कि आप जब भी अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका झगड़ा झंझट होता ही है, आपस में होता ही है। तो उसके चलते हम मैंने इस तरह का बात बोल दिया। मतलब ये होता है, ह्यूमन नेचर है, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही टूटता है ना, फैमिली टूटता है, कोई सामान टूटता है, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, जैसे मानते हैं कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। जैसे अंगूर हम लोग खरीदने आते हैं मार्केट में, तो हम लोग अंगूर जो परचेज करते हैं या लेते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का अंगूर खरीदते हैं, टूटा हुआ नहीं खरीदते हैं, यानी गुच्छे वाला खरीदते हैं। तो भाई गुच्छे वाला खरीदते हैं और बिना गुच्छे वाला का वैल्यू नहीं है। क्या हम लोग जो परचेज करते हैं, गुच्छे वाला करते हैं, तो गुच्छे सहित अपने मुंह में लगा लेते हैं क्या, उसको तोड़ करते हैं। तोड़ करते हैं तो टूटा हुआ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि टूटने के बाद उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मेरा यही कहना था कि टूटने के बाद वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि भाई यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है। सोने के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। एक सोने को 3:2 के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में तोड़ करके, यानी कि मतलब यह कहता है कि 3:2:1 के अनुपात में तोड़ा जाता है। तो टूटने से पहले यहां पे हम लिख सकते हैं जनाब, यहां पे लिख सकते हैं टूटने से पहले। यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहां क्लियर करना पड़ेगा, टूटने से पहले, टूटने से पहले वजन, यानी कि टूटने से पहले 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट्स हुआ। उसका जो मूल्य है ये क्या हुआ, वजन हुआ।
इसका जो मूल होगा इसके वर्ग के समानुपाती होगा, मतलब इसका मूल हो गया 36 यूनिट्स हो गया। टूटने के बाद, टूटने, जरा ध्यान से देखेंगे, टूटने के बाद वजन, टूटने के बाद वजन यानी किस अनुपात में टूटा है? टूटा है 3:2:1 के अनुपात में। तो 3:2:5:1:6 यानी कि इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये टूटने के बाद, तो इसका मूल जो होगा, इसका जो मूल हो गया, यहां पे मूल लिखेंगे टूटने के बाद। इसका मतलब कि इसके यहां पे एकदम क्लियर कर चुका है कि सोने का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, उसका जो भार है उसके वर्ग के समानुपाती, उसका मूल के बारे में कहता है, उसका मूल जो कहता है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब भार के वर्ग के समानुपाती हुआ। तो भार के वर्ग के समानुपाती मूल इसका यानी 3×9, 2×2 4 और 1 के स्क्वायर 1। तो कुल कितना हो गया? कुल मूल की बात करें तो कुल मूल हो गया 9 4 13 1 14 हो गया। इसका मतलब है कि पहले मूल कितना था? 36, अब कितना हो गया? 14, यानी पहले के रिस्पेक्ट में अभी कम है कि नहीं है? कितना यूनिट्स कम है? 22। तो 22 यूनिट्स कम है, तब भी तो यहां पे 4620 रुपए के बराबर दिया हुआ है। जब 22 यूनिट 4620, तो 1 यूनिट्स कितना होगा? यानी 22 दूनी 44, 22 इकाई 22, 1 जीरो डाल देंगे। यानी कि टूटने से पहले मूल क्या था? यानी कि यहां पे कहता है टूटने से पहले मूल कहता है तो प्रारंभिक मूल, यानी प्रारंभिक मूल इसको कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? यहां पे 36 है, तो 36 यूनिट्स किसके बराबर होगा? यानी 210 गुने 36 कर देंगे। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं 0 36 इकाई 36 के 6, 36 दूना 72, अब 72 3 75, 72 3 75, मतलब ये 7560 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है कि टूटने से पहले 7560 रुपया था, टूटने के बाद इसका मतलब है कि उसका वेट में कुछ ना कुछ मार्जिन हुआ, मार्जिन होने से उसका मूल्य में ह्रास होगा। ह्रास का मतलब है कि टूटने के बाद उसका मूल्य 4620 रुपये हो जाता है और टूटने से पहले उसका 7560 रुपये। तो कहता है कि टूटने से पहले, यानी टूटने से बिना टूटे, बिना टूटने का मतलब होता है टूटने से पहले उसका मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कहता है शुरू में मूल्य जब नहीं टूटा था तब प्रारंभ में जब इकट्ठे था तो उसका मूल्य कहता निकालने के लिए उसका मूल्य का अनुपात क्या है? 36 है। टूटने के बाद क्या हो गया? यहां पे 14 हो गया, यानी कि यहां पे इफेक्ट पड़ा, कितना के इफेक्ट पड़ा? 22 यूनिट 4620 रुपया, 1 यूनिट 210 रुपया। इसलिए प्रारंभिक मूल्य मतलब टूटने से पहले, प्रारंभिक मतलब है टूटने से पहले, टूटने से पहले, टूटने से पहले का मूल्य कितना हो गया? 7560 रुपया। अगर इसी पर आधारित अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे हम इसी पर क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन पर यहां पे कुछ मैं चेंज मैं कर देता हूं। चेंज मैं क्या किया कि एक सोने के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को किस अनुपात में तोड़ने के लिए कर रहा है? तो यहां पे मैंने ले लिया 2 3 4 7, 2 3 4 7 और यहां पे 35,600 रुपए की हानि हुई। यानी हानि कितना हुआ? 35,640 रुपए की। 35,640 रुपया, 35,600 दिया हुआ है, 35,600 रुपया की हानि हुई। तो कहता है बिना टूटे सोने का मूल्य ज्ञात करें। तो बिना टूटे सोने का मूल्य ज्ञात करें मतलब क्वेश्चन मैंने वही दे दिया, सिर्फ यहां पे चेंज कर दिया। सोने के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोना को 2 3 4 7 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 35,600 रुपए की हानि होती है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य ज्ञात करें। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है यहां पे तो टूटने से पहले, टूटने से पहले वजन, टूटने से पहले वजन, वजन का मतलब है कि 7 4 11 11 3 14 14 2 16 16 इसका वजन हो गया। यहां पे वजन की बात करें टूटने से पहले 16 वजन मतलब वजन हो गया। यहां पे मूल की बात करें तो इसका मूल जो होगा उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, यानी 16 के स्क्वायर 256 हो जाएगा मूल। ठीक, और कितने भागों में टूटा? ये टूटा है, टूटा हुआ, टूटने पर भाग, टूटने पर भाग, भाग कितना है? तो ये 2:3:4:7। इसका मूल की बात करें तो मूल यहां पे देखेंगे, यहां पे 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16 और 7 7 49। यानी कुल मूल की बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं 49 में 16 जोड़ेंगे तो 65,
65 65 9 74 और 74 4 78, तो 78 रुपया हो गया। तो पहले के रिस्पेक्ट में अभी का मूल्य कम है कि नहीं है? बिल्कुल कम है। तो कम कितना हुआ? तो कम हुआ 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 यूनिट्स, 24 में से 7 घटाएंगे तो 17, यानी 178 यूनिट्स है। किसके बराबर है? 35,600 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा? 200 के बराबर हो गया। तो टूटने से पहले कितना था? 256 था। 256 गुना कर देंगे तो यानी कि कर सकते हैं 512 पर डबल जीरो कर देंगे, यानी 51,200। तो यानी टूटने से पहले मूल्य कितना हो गया? 51,200 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी एग्जाम के लिए कहें, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, जो भी हो, बैंक भी हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लोग को ज्यादा परेशानी होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया ताकि इससे आपको एक बेसिक कंसेप्ट हो जाए, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल ले। ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। दोनों एग्जाम्पल के दौरान आपको पूरा क्लियर पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा मैं कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं, मैं बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल ना हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहां पे क्या है? ए बी सी तथा डी के बीच 3690 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग कहता है ए का भाग बटा यहां पे कहता है सी का भाग, फिर बराबर कहता है बी का भाग बटा यहां पे कहता है डी का भाग बराबर कहता है सी का भाग बटा कहता है बी का भाग बराबर है 4/5। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए रेशियो सी। अब ए रेशियो सी पहले दिया हुआ है, अब सी को ढूंढेंगे। सी किसके साथ है? सी दिया हुआ है बी के साथ। अब फिर बी किसके साथ दिया है? बी का रेशियो डी के साथ है। इसका अनुपात 4:5, 4:5 और 4:5। मैंने शुरू में मैंने बताया था, जो बच्चे मेरा शुरू से वीडियो देखे होंगे उनको ज्यादा नॉलेज होगा, जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनको कम नॉलेज होगा। मतलब है उस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। और उस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए शुरू से वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन का शुरू से मैंने बताया था, ये रूल मैंने बताया था, कुछ कंसेप्ट दिया था। उस कंसेप्ट को देखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, ए अनुपात पहले ए है तब सी है, अब फिर बी है, अब फिर डी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो 4 चौके 16 चौके 64 मैंने लिख दिया। और यहां पे लिखेंगे 4 5 20 चौके 80 मैंने लिख दिया। फिर लिखेंगे 50 25 चौके 100 मैंने लिख दिया। और फिर 50 25 5 125 मैंने लिख दिया। ये चीज आपके साथ होना चाहिए बाबू। देखिए एबीसीडी निकल गया। अच्छा 4 सवैये 5, 4 सवैये 5, 4 सवैये 5, 64 सवैये 80, 80 सवैये 100, 100 सवैये 125 हो गया। अब कहता है यहां पे टोटल योग दिया हुआ है एबीसीडी का। तो एबीसीडी सबको जोड़ने का काम करेंगे। तो यहां पे जोड़ने का मतलब है, देख लेंगे 5 9 5 4 9 5 4 9 और यहां देख लेंगे 12 10 22 22 8 30 और 30 6 36। तो 36 यहां लिख देंगे। 369 किसके बराबर है? 3690 के बराबर है। ठीक है। अब यहां पे कहता है किसका भाग कहता है? बी का भाग कहता है। तो बी का रेशियो कितना है बाबू? बी का रेशियो नहीं, सॉरी बी ये नहीं है, बी आपका यहां पे है। बी का रेशियो कहता है निकालने के लिए, तो बी का रेशियो 100 है। तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, एक कट जाएगा 10 बार में, 10 का मतलब होगा 1000, यानी कि बी का भाग 1000 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो ये चीज को सीखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। रेशियो प्रोपोर्शन का प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट मैंने बताया था। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू आप इसको आसान कर सकते हैं, है ना। इसको देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जबरदस्त आपका कंसेप्ट बन जाएगा, जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन की तरफ? अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नहीं, चौथा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बताया है तो एक ही टाइप का, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। इसमें 1 क्वेश्चन 2, 1 3, 1 4, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे कहता है ऐश्वर्या के पास केवल मुर्गी एवं भेड़ है। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की कुल संख्या 100 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। भेड़ के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहले यहां पर मैं लिखूंगा मुर्गी, यहां पर मुर्गी, यहां पर लिखेंगे भेड़। कोई दिक्कत? देखिएगा, इसको निकालने का 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। भेड़ के 4 पैर होते हैं। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए एलिगेशन बनाएंगे। टोटल सिरों की संख्या कितना है? तो टोटल सिरों की संख्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है।
नहीं, टोटल पैरों की संख्या, टोटल कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितना दिया है 100, तो यहां पे 100 लिखेंगे। तो कुल का मतलब है कि मुर्गी तथा भेड़ के कुल पैर 100, जबकि संख्या कितना है 38 है। इसे भाग कर देंगे, यहां पे निकाल देंगे। अच्छा बताइए, एक मिनट के लिए ध्यान देंगे, 38 चौके कर देंगे, तो 38 चौके का मतलब है कि 8 चौका 32 और 4 3 12, 12 3 15, मतलब हो जाएगा 152। 152 का मतलब 52, 52 बटा 38 लिखेंगे, और यानी 38 गुना 76 का मतलब क्या लिखेंगे 24 लिख देंगे। इसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करेंगे तो 26 लिख देंगे, और यहां पे आ जाएगा कितना हो जाएगा 12 होगा। 26 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 में 12 जोड़ेंगे तो 38, 38 के बराबर है कि नहीं, 38 के बराबर कर देंगे, खुद ऑटोमेटिक आ गया। तो मुर्गी की संख्या कहेगा तो कितना होगा, मुर्गी की संख्या आ जाएगा बाबू, मुर्गी की संख्या 38 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा। यहां पे मुर्गी की संख्या कितना होगा 26 होगा। यह भी एक कंसेप्ट हुआ, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका ऐसा क्या है, देखिएगा यहां पे कहेगा मुर्गी की संख्या कहेगा निकालने के लिए, देखिएगा एक रूल है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। मुर्गी की संख्या कहेगा तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 2 पैर हैं तो 4 वाला से गुना करेंगे, है ना। तो यहां पे करेंगे 4 गुने टोटल संख्या 38 माइनस 100 बाई कर देंगे, 2 कर देंगे। 38 चौके 152, 152 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 152 में 100 घटाएंगे तो 52 बटा 2 कर देंगे तो कितना होगा 26 होगा। आगे देखिए, इसका मतलब कंसेप्ट है कि 2 से हम भाग करेंगे किसी भी केस में। मुर्गी की संख्या कहेगा फिर भी 2 से भाग करेंगे, अगर भेड़ की संख्या कहेगा निकालने के लिए फिर भी 2 से भाग करेंगे। यहां पे कंसेप्ट है कि अगर मुर्गी की संख्या निकालेंगे तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, उसके अपोजिट वाला से गुना करेंगे, यानी 4 वाला से गुना करेंगे, 4 पैर वाला से। तो 4 गुने टोटल सिरों की संख्या से गुना करेंगे, पैर को घटा करके 2 से भाग करेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपसे कहेगा कि भेड़ की संख्या ज्ञात करें, तो भेड़ की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस 2 गुने 38 बटा 2 कर देंगे, क्योंकि 100 में से ये नहीं घटने वाला। अगर मान लें 2 गुने 38 करेंगे, 38 गुना 76 में से 100 नहीं घटेगा, इसलिए 100 में से ये घटाएंगे, तब 2 से भाग करेंगे। अगर मानते हैं कि 100 में से ही नहीं घटेगा तो 4 गुने 38 करेंगे 152, 152 में 100 घटाकर 2 से भाग करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी कोई भी रूल को फॉलो कर सकते हैं, या तो एलिगेशन से कर सकते हैं या तो इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरे लिए सुटेबल यही रहेगा कि आप इसका इस्तेमाल करने का काम करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होती, वीडियो को बार बार देखेंगे तो अच्छा एक कंसेप्ट बनकर आएगा, जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें, एक कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ने का काम करें, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे कि पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात होना चाहिए। यहां पे हो सकता है कि आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। यह अनुपात क्रमशः 2 तथा 3 है ना, 2-3 के अनुपात में। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा। सबसे पहले यहां पे मैं एक फिगर बना लेता हूं, फिगर के अकॉर्डिंग टू आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये मैंने पृथ्वी बना लिया, ये पृथ्वी का 2 भाग है, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, इसको नीचे वाला को साउथ कहेंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में चर्चा किया है, यानी कि इसके क्षेत्रफल में स्थल तथा जल पूरे पृथ्वी पर क्या है, स्थल तथा जल का अनुपात क्या है, 1/2, 1:2 का अनुपात में। पूरे पृथ्वी पर स्थल 1 हुआ, अब पूरे पृथ्वी पर जल कितना हुआ, 2 हुआ। तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा जल का अनुपात बाबू कितना है, यहां पे 2/3 है। और दक्षिणी गोलार्ध में कहता है स्थल तथा जल का अनुपात कहता है निकालने के लिए इसका व्हाट। अब यहां पे सबसे पहले एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको सबसे आसान करने का तरीका क्या है। यहां पे देख लेंगे कि टोटल पृथ्वी पर कितना हो गया, टोटल कुल कितना हो गया, कुल की बात करें तो 3 यूनिट्स हो गया। उत्तरी गोलार्ध में टोटल की बात करें तो 3 2 5 हो गया, 5 3 कैल्शियम कितना हो गया 15। तो मैंने क्या किया कि उत्तरी गोलार्ध में 15 ले लिया और दक्षिणी गोलार्ध में भी 15 ले लिया, यानी कि टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया, टोटल की बात करें तो टोटल हुआ 30, 15 दक्षिणी गोलार्ध में, 15 उत्तरी गोलार्ध में। मतलब हुआ कि इक्वेटर लाइन से उत्तर की तरफ, इक्वेटर लाइन से दक्षिण की तरफ, दोनों तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर इक्वल मतलब है। इक्वेटर लाइन का मतलब होता है ठीक बीचों बीच का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटता है। जब उत्तरी गोलार्ध में 15 यूनिट्स मानेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में 15 लेंगे तो टोटल कितना होगा 30। तो 30 यूनिट्स का मतलब है कि स्थल और जल का टोटल यूनिट्स कितना है 3, तो 3 है तो 30,
इसलिए 1 है तो 10, यानी कि 1 क्या है, स्थल भाग हुआ पूरे पृथ्वी पर का, तो पूरे पृथ्वी का 1 है, जबकि जल कितना है, जल का भाग कितना है, 2 है, 2 है तो कितना हो गया 20। अब यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब यहां पे सबसे पहले निकालने का काम करेंगे, बहुत आसान यहां पे कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब बताइए कि स्थल उत्तरी गोलार्ध में कितना है, उत्तरी गोलार्ध में टोटल 15 है, दक्षिणी गोलार्ध में 15 है, तो 3 2 5, 5 है तभी तो 15 है, तो 5 है तो 15 है, तो 3 2 5 यूनिट्स 15, 1 यूनिट्स 1 यूनिट्स, 3 2 5 15, 1 यूनिट्स 3, 2 यूनिट्स 6, तो 6 हो गया। जबकि टोटल स्थल कितना है, टोटल स्थल 10 है, तो अगर 6 उत्तरी में है तो दक्षिणी में कितना हो गया, 4 हो जाएगा। टोटल स्थल कितना है, पूरे पृथ्वी का स्थल कितना है, 10, तो 10 में उत्तरी में कितना है, उत्तरी में 6, उत्तरी में कितना हो गया 6, तो दक्षिणी में कितना हो गया 4। अच्छा बताइए, तो 3 2 5, 5 है तो 15, 1 है तो 3, 3 है तो 9, 9 हो जाएगा। जब टोटल जल अगर 20 है तो 20 में से उत्तरी में 9 है तो दक्षिणी में क्या होगा 11, यानी दक्षिणी में हो जाएगा, दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी में हो जाएगा 4/11 रेशियो। बिल्कुल आसान हो गया। इसको हम लोग एक्स मानकर भी बना सकते थे, लेकिन एक्स नहीं मानना है क्योंकि एक कांसेप्ट के माध्यम से बनाना है। हम यहां पे 15 ले रहे थे, 15 ना लेकर के हम दूसरा भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, लेकिन उसी के मल्टीपल में होना चाहिए तभी हम ले सकते हैं, ताकि मुझे डिवाइड करने में आसान हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बिल्कुल आसान हो, तब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए, आप बहुत आसानी से इसको आप मतलब इसको निकाल देंगे। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेप मैं लेकर बना रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जिसको लाइव क्लास करना हो, मैंने कल भी वीडियो बनाते समय मैंने बोला था, जिसको लाइव क्लास करना होगा वो मुझसे संपर्क करेंगे। लाइव क्लास मेरा स्टार्ट हो चुका है, 8 से 9 बजे तक मैं 1 घंटा क्लास ले रहा हूं, और एक एडवांस मैथ का स्पेशल बैच में लेने वाला हूं इवनिंग टाइम में, यानी 8 से 9, यानी इवनिंग के टाइम में 8 से 9 में एक क्लास में लेने वाला हूं एडवांस मैथ। यानी कि आज हो गया, कितने तारीख हो गया, आज हो गया 3 तारीख, यानी 5 तारीख से एडवांस मैथ का बैच शुरू हो जाएगा 8 बजे से। जिस बच्चे को पढ़ना है वो मुझसे संपर्क करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है वो चीज मैं बता दूंगा। और ये 5 तारीख से मेरा बैच प्रारंभ होने वाला है, एडवांस का स्पेशल बैच शुरू होने वाला है। अर्थमेटिक का मैं कर दिया हूं, अर्थमेटिक का बैच हुआ में यानी कि 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास निकल चुका है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो संपर्क कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है मैं बता दूंगा। लाइव क्लास मेरा मतलब है शुरुआत शुरू हो चुका है, इसलिए जिनको क्लास करना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा आपका रेशियो प्रोपोर्शन का जो भी मैंने कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर इनकेस परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चला कि भाई आपको प्रॉब्लम कहां पे है। ठीक, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ताकि आपको अच्छा एक कंसेप्ट बनकर आएगा, ठीक है ना। फिर हम मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।